दिखा देना। नमस्कार। आज रीड पेपर में जो हिंदी के प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आए हैं। तो बच्चों देखें 31 नंबर जो प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ये उत्पत्ति के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं कि उसमें ये बताएं कौन सा देशज नहीं है, क्योंकि तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये हमारे सिलेबस में है। तो देशज शब्द नहीं है। ऊटपटांग देशज है, कबड्डी ये भी देशज है, झगड़ा ये भी देशज है। लेकिन मूंछ शब्द जो है वो तत्सम है बच्चों। क्या है? तत्सम। इसका श्मश्रु तत्सम रूप होता है, श्मश्रु बोलते हैं। अगला प्रश्न ये है, यानी यहां पर उत्तर हमारा 31 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मूंछ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? यानी सही संधि विच्छेद किस में हुआ देखना है। अनुधन छिन्न, अनुछिन्न। तो बच्चों इसमें छह से पूर्व कोई स्वर है तो बीच में छह का आगम हो जाएगा। अनुच्छिन्न शब्द इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब ये तो गलत है, सही पूछा ना। फिर पूछा है चतु है धन श्लोकी, तो चतुश्लोकी बनेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। ईश्वर के पश्चात यदि श आ जाए तो विसर्ग श में बदल जाएगा, चतुश्लोकी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यश है धन काय, यशो काय। तो यहां जब हम बात करेंगे कि विसर्ग से पूर्व यदि ए हो और विसर्ग के पश्चात क ख प फ हो तो विसर्ग यथावत बना रहता है। तो यहां जो शब्द बनेगा वो यश है काय बनेगा। जैसे प्रातः है काल, मन है कामना। स्वधन इरिणी, स्वैरिणी ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसका भी 4 नंबर सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा समास विग्रह गलत है? चौराहा। चार है जो रास्ते, जी नहीं है जो नहीं आता इसमें, चार रास्तों का समूह आएगा। तो पहला ऑप्शन ही यहां गलत हो गया। देखते हैं इसमें और भी क्या है, इस प्रकार से देखते हैं। हो सकता है तपोधन, तप ही है धन जिसका, ठीक है ये भी सही है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। तो बच्चों आपको पिछले में भी एक शब्द दिया था, देशभक्त देशभक्ति, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्त जो होता है वो राष्ट्र का भक्त होता है, राष्ट्रभक्ति राष्ट्र के लिए भक्ति। तो यहाँ प्रश्न पूछा कौन सा गलत है, तो पहला ऑप्शन, क्योंकि चार राहों का समाहार यहां इसका समास विग्रह होगा। इसी क्रम में 34 नंबर प्रश्न है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अपहरण, हरण में अप उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। निराकरण, आकरण शब्द में निर उपसर्ग है, ये उत्तर भी सही है। निरवलंब, तो यहां निलंबन शब्द है, निरावलंब नहीं बच्चों, निलंबन। तो लंबन शब्द में नी उपसर्ग है, ये भी सही है। दुर्योधन, उसमें दु उपसर्ग नहीं है बच्चों, ये दु है धन योधन, इस प्रकार से होता है और विसर्ग रय में बदलता है, इसलिए यहां उपसर्ग आएगा दुर। तो उपसर्ग दुर यहां आना चाहिए था। ऑप्शन 4 नंबर जो है वो हमारा उत्तर होगा। प्रश्न पूछा किस घर में उपसर्ग सही प्रयोग नहीं हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न, किस में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? गायक, बच्चों इसमें तो अक प्रत्यय है ना, गई धन अक। राघव में रघु में अ है, पांडव पांडु में अ है, लाघव लघु में अ है, तो उत्तर 1 हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सूझबूझ, तंदुरुस्त, सप्रभुता, गड्ढा, प्रत्युत्पन्न। किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध हैं? सूझबूझ होता है बच्चों, सूझ आएगा यहां, तो ये सूझ शब्द नहीं होता, ये गलत हो गया, अशुद्ध है। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त नहीं होता, तंदुरुस्त होता है, इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सप्रभुता नहीं होता, संप्रभुता होता है, संप्रभुता, तो इसका मतलब ये शब्द भी गलत हो गया। गड्ढा आएगा, ये भी गलत है। प्रत्युत्पन्न, प्रतिधन उत्पन्न, संधि विच्छेद करते हैं, यह संधि का उदाहरण आता है, प्रतिधन उत्पन्न, तो ये शब्द भी सही है। यानी जिस ऑप्शन में दूसरा और पांचवा ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये दो शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, महात्म्य शब्द में संज्ञा कौन सी? महात्मा शब्द में यह प्रत्यय लगने से शब्द बना है। महात्मा शब्द में
यह प्रत्यय लगने से शब्द बना है महात्म्य। तो इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा है महात्म्य, जिसको महसूस किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा है उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक। कारक को छोड़िए, कारक अपना नहीं, इसमें ये दो बातें ध्यान रखनी। उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा है? तो उत्तम पुरुष में उसका अन्य में आता है, तुम्हारा मध्यम में आता है, मेरा उत्तम में आता है, ये एक वचन है। हमारा उत्तम में आता है, ये बहुवचन है। बस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 38 में 4 नंबर इसका हमारा उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। सार्वनामी वह आ रहा है, ये तो अन्य पुरुष हो जाएगा। काला कुत्ता भौंक रहा है, ये केवल गुणवाचक विशेषण के रूप में आ रहा है। वह आदमी हंसता है, आदमी की विशेषता वह शब्द संकेत के रूप में बता रहा है, जिसको हम सार्वनामिक भी कहते हैं। उत्तर यही होगा। सीता अच्छी औरत है, तो ये गुणवाचक विशेषण में, तो उत्तर 3 नंबर हमारा सही होगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है? अंदर, बाहर, भीतर, सामने, ये बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में बताया, तो उत्तर हमारा पहले ही तो आ रहा है। एक ये विशेषण है, तथा ये समुच्चय बोधक अव्यय है, वह ये विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है, तो उत्तर 1 हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दही, धेनु, वसुधा, रात। दही पुल्लिंग होता है, ये आपको एक बार पहले भी बताया गया था, क्योंकि द्रव्य सूचक शब्द दही शब्द महत्वपूर्ण है। गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन का प्रयोग बताओ क्या है? गुरुजी वैसे तो एक वचन है, लेकिन आदर्श सूचक के रूप में कोई एक है तो भी हम कहते हैं गुरुजी आ रहे हैं, ये थोड़ी कहते हैं गुरुजी आ रहा है, तो वो आदर्श सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एक वचन होते हुए भी वो बहुवचन होता है, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द यहां हो जाएगा, तो उत्तर हमारा 3 यहां सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग है? बच्चों ध्यान रखना, हेतु हेतु मद भूत पूछा है, भविष्य नहीं पूछा है। हेतु हेतु की बात बताई थी, यदि और तो उपवाक्यों के मध्य आता है और क्रिया भूतकाल की है तो भूतकाल का कह देंगे, क्रिया भविष्य काल की है तो भविष्य काल का कह देंगे। जैसे अब तक बस जा चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तो भूतकाल की बात कर रहा है, और होगा, होगी, होंगे आते हैं तो संदेह व्यक्त करता, तो इस संदिग्ध भूतकाल की बात कर रहा है, ये संदिग्ध भूतकाल का। उसने खाना खाया और चल पड़ा, तो ये भी भूतकाल में। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, तो देखो तो यदि आए ना आए लेकिन तो आएगा, ये भी आपको कक्षा में बताया गया था, ये भूतकाल की बात कर रहा है। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, तो यहां भी आए, लेकिन ये क्रिया भविष्य की कर रहा है, ये क्रिया भूत की कर रहा है, और हमें भूतकाल का बताना है, तो ऑप्शन हमारा 3 यहां सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सही कथन चुनिए। कर्मवाच्य यानी वाच्य के संदर्भ में, कर्मवाच्य में कथन क्या पूछा गया कि सही बताना है। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को ध्यान से देखेंगे, पहले हाईलाइट कर लेंगे। सही कथन बताना है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता, ये तो कथन गलत है, क्योंकि सकर्मक का तो होता है और अकर्मक का, यानी कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं कि सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता, सकर्मक का प्रयोग होता है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है, तो सकर्मक क्रिया होगी। इसका मतलब ये पूछा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है जी, सकर्मक के साथ साथ अकर्मक भी होती है। कर्तृवाच्य में सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, इसका मतलब ये कथन भी गलत हो गया। कर्मवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती है जी नहीं, केवल सकर्मक आती, अकर्मक क्रिया नहीं आती, अतः ये तीसरा कथन भी गलत है। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ 4 सही होगा। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा। निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? किंकर, अकिंचन, याचक, कृपण। जी नहीं, कृपण कंजूस को कहते हैं, याचक और किंकर भिक्षुक को कहा जाता है। अकिंचन निर्धन या जिसके पास कुछ नहीं हो, अकिंचन शब्द होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो ये अपना जो नया टॉपिक जो है राजस्थानी भाषा शब्दावली वाला, उनका है। बेली कृष्ण रुक्मिणी रचना
पृथ्वीराज राठौड़ की है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? डिंगल भाषा में लिखी गई थी। डिंगल जो होती है वो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश होती है, ठीक है ना। और पिंगल जो होती है वो ब्रज मिश्रित अपभ्रंश होती है। तो यहां उत्तर हमारा 2 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। महाजनी शब्द के नाम से उसको जाना जाता है, देवनागरी मारवाड़ी ब्रज नहीं। ये तो लिपि है, ये बोलियां हैं, ये भाषा है। तो महाजनी, यहाँ इस मुड़िया लिपि की बात करें तो लिपि तो देवनागरी लिपि है, तो ये तो हिंदी की है, लेकिन ये मुड़िया लिपि को किस नाम से राजस्थानी भाषा में, यानी राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जानते हैं? उसको महाजनी लिपि कहा जाता है। उत्तर हमारा 1 हो जाएगा। प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था? तो ब्रज भाषा के लिए है, अलग ही उत्तर दिख रहा है। खड़ी बोली मारवाड़ी अवधि इसके लिए नहीं है, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी या राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य, राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? यानी पश्चिमी हिंदी तो जैसे आपको बताया था, पश्चिमी क्षेत्र में बोले जाने, मेवाती पूर्वी हिंदी, पूर्वी क्षेत्र की बात आती है। तो इनके मध्य में क्या मारवाड़ी, मेवाती, तोरावाटी, हाड़ौती, हाड़ौती दक्षिण पूर्व में आती, मारवाड़ी बिल्कुल पश्चिम में है। तो यहाँ इसका उत्तर जो है वो मेवाती भाषा जो है उसको माना जाता है मध्य सेतु का काम करने वाले। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो ये शोरशनी तो बाद में आती है, पाली भाषा, यानी सबसे पहले तो संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद में पाली है, पाली के बाद में प्राकृत भाषा आती है। तो यहाँ शुरुआत ही पाली से हो रही थी, इन दोनों में से कोई एक आएगा। और उसके बाद में प्राकृत के बाद में हिंदी हम बात करते हैं, शोरशनी आती है, फिर हिंदी आती है। तो यहाँ पर शोरशनी दे रखा है गुर्जरी अपभ्रंश, ये इसके बाद में आता है। तो गुर्जरी बाद में आएगा, शोरशनी पहले आएगा। तो पहले पाली, फिर शोरशनी, फिर गुर्जरी अपभ्रंश, अंत में राजस्थानी भाषा बनती है। तो उत्तर हमारा 2 सही होगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में बताया गया था बच्चों, पहले उदाहरण करवाया जाता है, उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। और ये कहाँ लागू होता है? व्याकरण में। तो व्याकरण शिक्षण की विधि है। आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा 5 के विद्यार्थियों को संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं, तो निम्नलिखित में से किस विधि को उपयुक्त माने? यानी कक्षा 1 से 5 की बात करें, यानी 5वीं के विद्यार्थियों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो वहां आप उदाहरण देकर के नियम पढ़ाएंगे या नियम देकर के पढ़ाएंगे? उदाहरण। तो हम उदाहरण देकर नियम पढ़ाते हैं। तो आगमन विधि इसका उदाहरण है। निगमन विधि, भाषा संसर्ग, आगमन और प्रत्यक्ष। तो आगमन विधि अलग से उत्तर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, कुशल शिक्षक के निर्देशन से उच्च स्तरीय, देखो बच्चों एक कथन है, कुशल शिक्षक के निर्देशन से उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है उस ये किसका कथन है इस विधि के बारे में? क्या बाइनिंग एंड बाइनिंग की है, क्रो एंड क्रो की है, बॉसिंग का है या जुंग का है? तो बच्चों यहां उत्तर होगा बॉसिंग। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार निम्न में से नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार निम्न में से नहीं है। क्या रेखीय, जिसको हम बाह्य अभिक्रमित कहते हैं? बिल्कुल है। शाखीय या आंतरिक, यानी ये भी है। शाखीय या आंतरिक, शाखीय का अन्य नाम आंतरिक अभिक्रमित है, ये भी सही है। अवरोही क्रम है, जिसको मैथमेटिक्स अभिक्रमित कहते हैं, ये भी सही है। ऊर्ध्व, यानी जिसको ऊर्ध्व हम कहते हैं, ऊर्ध्व अभिक्रमित, ये इसका अभिक्रमित रूप नहीं है। अतः उत्तर हमारा 54 सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है, इकाई विधि के सोपान कितने होते हैं? 6, 7, 5 या 8? तो यहां सही उत्तर हमारा हो जाएगा 5, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया है, भाषा सीखने के लिए 4 अवयवों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले जिज्ञासा आएगी या प्रयत्न आएगा, फिर प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास, जिज्ञासा, जिज्ञासा, अनुकरण, प्रयत्न, अभ्यास,
अभ्यास, अनुकरण, जिज्ञासा, प्रयत्न, ये 4 ही शब्द इनको आगे पीछे दिया गया है। सबसे पहले यानी हम क्या, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसके बाद में प्रयत्न करेंगे, फिर अनुकरण करेंगे, फिर अभ्यास होगा, या फिर पहले प्रयत्न करते हैं, फिर अनुकरण करते हैं, फिर अभ्यास करेंगे, फिर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो बच्चों जिज्ञासा से प्रयत्न, प्रयत्न से अनुकरण, अनुकरण से अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है, कक्षा अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या है? अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो बच्चों कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना इसके सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न देखें, अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? अभिक्रमित अनुदेशन का स्वगति का सिद्धांत, बिल्कुल सही, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, पहला ही ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर भी आगे देखते हैं, छोटे पदों का सिद्धांत, जी नहीं। बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी नहीं होता। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। ग्रामोफोन, ये तो श्रव्य सामग्री में आता है। रेडियो श्रव्य सामग्री में आता है। लिंग्वाफोन श्रव्य सामग्री में आता है। टेलीविजन, यहां सही उत्तर हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस उपागम में आयु व समय के बंधन को महत्व नहीं दिया जाता? दूरस्थ शिक्षा में, सतत शिक्षा में, प्रत्यक्ष विधि में, अनुकरण विधि में। तो बच्चों यहां ऑप्शन जो दिया गया, दूरस्थ शिक्षा जो होती है उसमें आयु और समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। किसी भी आयु का विद्यार्थी उसमें अध्ययन कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो 60 का आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा। तो आज के प्रश्न जो थे उनका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। धन्यवाद। नमस्कार। रीट का जो आपका जो टेस्ट पेपर था उसका पेपर सॉल्यूशन है, और एसएसटी वाले पोर्शन में जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है उसका 15% है। ध्यानपूर्वक और विस्तारपूर्वक इनका हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं अपना। पहला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गंभीर प्रभाव, सर्वाधिक गंभीर प्रभाव का मतलब है, तो थोड़ा सा आप देखो, पहले हम थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं। भारत का संविधान जो है वो मौलिक संविधान नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, कौन सा? उदार का ठेला। यानी भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है और कई प्रावधान हैं जो विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक जो प्रभाव है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखो, इसमें सबसे अधिक आपको इस बात का पता है, भारतीय संविधान का 3/4 हिस्सा जो है वो 1935 के शासन अधिनियम है। इसलिए सबसे अधिक प्रभाव छोड़ने वाला या सबसे अधिक प्रभाव का ये है, आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? तो 35 का भारत शासन अधिनियम। 122 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पूरा जानकारी है। पहली बात तो ये है कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, संविधान में शामिल नहीं थे। मूल संविधान का मतलब जो 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख प्रावधान नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी सरकार में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उल्लेखित किया, और उल्लेखित करने के लिए एक भाग बनाया, कौन सा? 4 है, और अनुच्छेद भी एक नया सृजित किया, 51 है, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को हमने शामिल कर दिया है। अब ये हमने प्रावधान जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित। सोवियत संघ जो आज वर्तमान में नाम से जानते हैं, रूस के नाम से। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है,
सभी धर्मों को समान महत्व प्राप्त है, किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, का मतलब ऑप्शन देखिए, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्म स्वीकृत नहीं। राइट आंसर कौन सा गया? भारत में सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, फिर राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्न समिति के आधार पर सीमित किया गया। ये वही पीछे वाला प्रश्न है, उसका एक पार्ट अधूरा है। मैंने आपसे कहा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन है वो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था? पूर्व रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिशों के आधार पर 42वां संशोधन हुआ, और उसी के तहत हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार में गठित समिति थी। निम्न से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऐसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है, इसको आपातकाल में भी हम suspend नहीं कर सकते। जब हम पढ़ते हैं तो आप इसको पूरा पढ़ते ही हो। ये आपके पास मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार में आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको आपातकाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 20 में है अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण, और 21 में जीवन का अधिकार यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो कौन सा अधिकार है जो आपातकाल में सस्पेंड नहीं हो सकता? 19 सस्पेंड हो सकता है, परंतु 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, 126 देखो, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो देखो, संपत्ति का अधिकार, पहली बात तो यह है कि आज के दिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि वो कैसा है? कानूनी अधिकार। पहली बात होगी। दूसरा है, किस संविधान संशोधन के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया? ये संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकारों सूची से हटा दिया, और मौलिक अधिकारों से हटाकर उसको दर्जा दिया किसका? अब ये मौलिक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार होगा? कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार के रूप में हमने इसको स्थापित किया है संविधान के अनुच्छेद 300 यानी 300A। ठीक, तो प्रश्न आपके इसमें और भी हो गए कि किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। अगर प्रश्न ये पूछ लें इस संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था, यानी जब ये मौलिक अधिकार हुआ करता था तो कौन से आर्टिकल में? तो आपको पता ही है कौन सा आर्टिकल है, 31 में स्थापित था, और 31 को हमने क्या कर दिया है? निर्सित कर दिया। चलिए आगे देखिए, 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। संविधान संशोधन के तहत 11वां एक संविधान संशोधन क्या है? कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें क्या प्रावधान किया? प्रावधान किया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या होगी? कि बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन किया जाएगा। किसका प्रबंधन? शिक्षा का। अब देखिए, प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी बनती है मौलिक कर्तव्य के रूप में। हमने कौन सा मौलिक कर्तव्य बना दिया? 11वां। मौलिक अधिकार में भी रूप होता है, और मौलिक अधिकार में जुड़ा आर्टिकल में निर्देशक तत्व जुड़ा था 45 में। तो कौन सा संविधान संशोधन? 86वां। तो 28 देखिए, राष्ट्रपति और महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना, यानी कितने दिन की पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना होगा? तो जो भी सदन प्रस्ताव लाने जा रहा है वो प्रस्ताव की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देगा किस? राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो इसमें देखिए, भारत में अब तक 4 राष्ट्रपति हैं जो कैसे हुए? निर्विरोध। सबसे पहले 1952 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सबसे पहली बार चुने गए थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले उपराष्ट्रपति, लेकिन जब ये प्रक्रिया चली, प्रक्रिया में इनके सामने नामांकन दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में वो नामांकन वापस ले ली गई, और इसलिए 1952 और 1957 दोनों बार राधाकृष्णन भारत के क्या बने? निर्विरोध राष्ट्रपति। उसके बाद तीसरा जो कर्म आएगा निर्विरोध के रूप में, वो आएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह के रूप में। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम आपने सुना है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, प्लस
भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। और ये 79 में भारत के क्या बने थे? उपराष्ट्रपति। ये भी कैसे थे? निर्विरोध। एक लास्ट नाम आता है 1985 में आर वेंकट रमन, और आर वेंकट रमन के समय वो रोचक थी। चुनाव में कम से कम 27 उम्मीदवार थे, 26 ने अपने नाम वापस ले लिए। इस ऑप्शन में जो आपको उपलब्ध है उनमें से ए और सी, ये दो नाम है। कैसे चुने? निर्विरोध। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको ये पता ही है कि संसद के दोनों से केवल निर्वाचित, ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात हो रही है, संसद के दोनों सदनों, बिल्कुल ठीक बात है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जिसमें निर्वाचित और दोनों शामिल होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? जब क्लास हुई थी तो पूरा डिटेल आपको समझाया था कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य, और प्रस्ताव पारित होना सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब तक लोकसभा में 32 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, जिसमें सबसे पहली बार आया था नेहरू सरकार के खिलाफ, और सबसे अंतिम बार आपने अभी 2023 में देखा मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन पारित आज तक एक बार हुआ है, वो हुआ है 1979 में। सरकार किसकी? मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? मोरारजी देसाई। अगला देखिए, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं है? बनाने की स्वतंत्रता अधिकार है, आर्टिकल। सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, ये भी अधिकार में आता है। घूमने की स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल अधिकार में आता है। हड़ताल करने वाला अधिकार स्वतंत्रता है, वो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर और हो जाएगा। बालिका नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? चाइल्ड पॉलिसी को करने वाला सर्वप्रथम ये जाता है, किसको जाता है? राजस्थान को जाता है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। चौतीस को चुनाव विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अधिकारी की नियुक्ति, चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव विभाग द्वारा मतदान केंद्र पर जो अधिकारी नियुक्त होता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी जिले स्तर का अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका चुनाव से कोई खास लेना देना नहीं होता है। बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, BLO, वो मतदान केंद्र पर चुनाव का प्रबंधन करने का काम करता है, तो किया जाएगा? BLO को। अगला प्रश्न देखो, चुनाव आयोग निर्वाचन में किस अधिनियम के प्रावधानों को आधार मानता है? हमारे यहाँ वर्तमान में चुनाव में प्रावधान जो के तहत चलते हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, उनके तहत चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखो, ठीक है, ये 15 प्रश्न आपके बिल्कुल साधारण से प्रश्न थे, आपके इसलिए ध्यान में रखिए प्रश्न। करता हूँ कि गलत होने वाला आप चीट कर रहे हो, अगले पेपर के बाद सॉल्यूशन लेकर हाजिर होगी। जय हिंद। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्रयास एडू हब के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 28 को जो हमारा टेस्ट हुआ है उसके लाइव सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों बिना देरी किए हम आज का अपना लाइव सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं EVS से रिलेटेड। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, जनमन गण को 52 सेकंड में गाया जाना अनिवार्य रहता है। जनगण मन याद रखेंगे हमारा राष्ट्रगान है, जबकि इसी में आपको राष्ट्रगीत भी दिख जाएगा, वो है वंदे मातरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा तथा गंगा, उनके पिताजी साथ रहते हैं लेकिन उनकी माँ ज़्यादातर समय उनके साथ नहीं रहती है। जब पिताजी घर वापस आते हैं तो वे सब साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं। ये किस प्रकार का परिवार है? पहली बात तो दोस्तों ये एकल परिवार है। अब एकल परिवार में क्या होता है कि परिवार में जब दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं तो वो एकल परिवार कहलाएगा, कंप्लीट एकल परिवार। लेकिन जब
एक की उपस्थिति ना हो, यानी कि या तो हस्बैंड ना हो या वाइफ ना हो, यानी सिर्फ या तो माता हो या सिर्फ पिता हो, तो उस स्थिति में ये जो परिवार कहलाता है वो कहलाता है एकल अभिभावक परिवार। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही अभिभावक है, ये कंप्लीट फैमिली नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? दोस्तों, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, रेयान एक कृत्रिम रेशा है, टेरिलीन एक कृत्रिम रेशा है, फ्लैक्स फ्लैक्स एक पौधा है। और इस पौधे से क्या प्राप्त होता है? इस पौधे से प्राप्त होता है हमें लिनेन। लिनेन, ठीक है, ध्यान रखना है। नए मीडिया में क्या शामिल है? नया मीडिया, देखो दोस्तों, सोशल मीडिया, वेबसाइट और ब्लॉग, ये नए मीडिया में शामिल हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट भाषा है ना। कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? पर्टिकुलर स्पीच तो चाहिए ही ना, सक्रिय सुनने वाले भी होने चाहिए। प्रॉपर भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला हमें सुन पा रहा है। गैर मौखिक संकेतों का उपयोग भी करना चाहिए। तो प्रभावी संचार के लिए क्या है? हमें उपरोक्त सभी आंसर होने चाहिए। गैर मौखिक का मतलब आप हाथ के इशारों से चीजों को बताने वाले हैं, वो सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आवास निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाना सबसे बेस्ट है? पुनर्चक्रित, बिल्कुल सही बात है ये तो। उसके बाद है प्राकृतिक, हाँ ये भी सही है, फिर तो दोनों ही सही हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कितने समुद्री पार्क घोषित किया है? तो ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो है ना दोस्तों, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, और इसे भारत सरकार ने कच्छ मरीन नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया है, ये ध्यान रखना। फिर है, राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी कहलाता है? दोस्तों, झीलों की नगरी के रूप में जो विख्यात है वो कौन है? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऐड हो रहा है, ऐड हुआ है। उदयपुर को अपने राजस्थान का पहला वेटलैंड सिटी, राजस्थान का ही नहीं भारत का पहला वेटलैंड सिटी का गौरव होने का जो क्रेडिट है वो प्राप्त हुआ है। वेटलैंड सिटी का गौरव वो मतलब गौरव का क्रेडिट इसे मिला है। तो उदयपुर जो है भारत का पहला वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन नम भूमि भारत का प्रथम नम भूमि? दोस्तों, हमारे भारत में 1 अक्टूबर 1981 को 1 अक्टूबर 1981 को क्या बने थे? वेटलैंड बने थे, पहली बार बने थे। और पहली बार वेटलैंड जो बने उनमें चिल्का झील और केवलादेव थे। दोस्तों, केवलादेव हमारा भरतपुर में है और चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। तो केवलादेव और चिल्का झील जो हैं ये क्या थे? हमारे राजस्थान के मतलब केवलादेव राजस्थान का पहला वेटलैंड हो गया और भारत का भी पहला वेटलैंड हो गया, और चिल्का झील है उड़ीसा में, ये भी हमारे भारत का पहला वेटलैंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं केवलादेव के लिए एक और खास चीज पे, तो दोस्तों केवलादेव राजस्थान का प्रथम वेटलैंड है और केवलादेव एक सैटेलाइट वेटलैंड का भी एग्जाम्पल है। है। दूसरी बात, राजस्थान का दूसरा जो वेटलैंड है वो है सांभर वेटलैंड। है। और दूसरा दोस्तों, केवलादेव एक ऐसा वेटलैंड भी है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है, उन वेटलैंड को इसमें सम्मिलित किया जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन वेटलैंड को सम्मिलित किया जाता है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हों। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये केवलादेव सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, आप नशा मुक्ति अभियान के सदस्य, बिल्कुल मैं जरूर बनूंगा इसका सदस्य। आप अपने माता पिता के साथ बस में जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति को आपने सिगरेट पीते हुए देखा, तो आप क्या कहेंगे? उससे दूर जाकर बैठ जाएंगे? नहीं, है ना, क्योंकि हम नशा मुक्ति जो अभियान है उसके सदस्य हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसको कहेंगे
हेलो भाई, आपको सिगरेट पीनी है तो ओके है, आप बस से नीचे उतर के सिगरेट पी के आए, ठीक है, हमें आप डिस्टर्ब ना करें, तो सिगरेट पीने से हम उसे मना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, बिल्कुल। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाते हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बच्चों में क्या विकसित होता है? देखो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के जब हम शिक्षण की बात करते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदलता है। दूसरा, बालकों में सामाजिक कौशल का विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरणीय जागरूकता भी पनपती है। बच्चा जान पाता है कि पर्यावरण में कौन से क्या चीजें पाई जा रही हैं, संकटग्रस्त कौन है, रेड डाटा बुक में शामिल कौन है, इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, तो वो बालक सभी जान पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और वह पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट है? तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधि के लिए सबसे बेस्ट होती है गतिविधि आधारित विधि। गतिविधि आधारित विधि जो होती है, इसमें क्या होता है, बालक करके सीखता है, बालक सक्रिय रूप से उसमें क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण में क्या शामिल होता है? प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण, खेल, दोस्तों ये सभी होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि गतिविधि में बालक करके सीखता है ना, तो इसमें तीनों ही प्रोसेस उससे संबंधित हैं। पर्यावरण अध्ययन में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है? बच्चों को आकर्षित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, समझ को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त भी। तो दोस्तों, इसका जो बेस्ट आंसर है वो सभी होगा, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री जो होगी, वो क्या होता है, एक बेस्ट मोड होता है पढ़ाने का। जैसे आप बछेंद्री पाल के जीवन पर आधारित अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो उसको लाइव चला दिया या उसको यूट्यूब पे चला दिया, तो वो एक श्रव्य दृश्य सामग्री है। इससे बालक बछेंद्री पाल के जीवन से क्या ले पाएंगे? शिक्षा ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों के ज्ञान का आकलन करना, बिल्कुल ये तो है ही। बच्चों के कौशल का विकास करना, ये भी है। तो इसका जो आंसर है वो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? लिखित परीक्षा का भी, प्रोजेक्ट कार्य का, बिल्कुल दोस्तों ये मूल्यांकन सभी प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये राइट आंसर है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शिक्षकों का अभाव, बिल्कुल है भाई, है ना। संसाधनों की कमी, स्कूल्स में पूरे प्रॉपर जो शिक्षण अधिगम की सामग्रियां हैं वो ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षकों का प्रशिक्षण बिल्कुल आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का बढ़ाना, इसके अलावा फिर समुदाय का सहयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी उपयुक्त सभी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है 3 रंगों का। दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि जब आप राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, है ना, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर रखते हैं? तो ऑरेंज कलर, जिसको हम केसरिया कहते हैं, सबसे ऊपर रखना आवश्यक है। वो हमारे भारत में शौर्य और शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद फिर सफेद रंग होता है, तो सफेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक है। और उसके बाद नीचे होता है ग्रीन रंग। तो हरा रंग जो होता है वो हमारी समृद्धि का और हमारी गतिशीलता का, हमारे जो विकसित है, हमारा भारत जो विकास कर रहा है उसका क्या है, प्रतीक है ना। ये ध्यान रखना है। अब ये लो दोस्तों, हमने ईवीएस के जो क्वेश्चन थे वो हमारे समाप्त होते हैं, ठीक है। अभी कल्चर वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हमारे सर करवाएंगे, ठीक है। वो आगे, अब ईवीएस के आगे वो क्वेश्चन लगा दीजिए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे L2 SST से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। आज का जो पेपर हुआ है 28 जनवरी का, तो उसके पेपर का हम अब लाइव सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी?
तो सबसे छोटी समुद्र तटीय जो सीमा है दोस्तों वो गोवा की है, ये ध्यान रखना है। गोवा सबसे छोटी सीमा साझा करता है, करीब 101 किलोमीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती सीमा का निर्माण करते हैं। उनमें सबसे बड़ी सीमा बनाता है गुजरात और सबसे छोटी सीमा बनाता है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट, देखो दोस्तों ये अपना भारत बना लेते हैं, एक बार अपन ऐसे बना लिया। तो हम बात कर रहे हैं इसकी पूरब में, तो पूरब में ढूंढना है हमें दीघा तट, नहीं, ठीक है, दीघा तट ये नहीं है। कोरोमंडल, हाँ पहले दूसरा ही ऑप्शन हमें मिल गया, कोरोमंडल तट कह दो या तमिलनाडु का तट कह दो, ठीक है। ये क्या है हमारा पूर्वी जो तट है, समुद्री तट है, इसी का नाम क्या है? दीघा, सॉरी कोरोमंडल तट है। तो ये पूर्वी तट का पार्ट है, ठीक है। बाकी कोंकण तट, मालाबार तट, दीघा वगैरह ये पश्चिम के पार्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान नहीं है, लिटिल निकोबार नहीं है, ग्रेट निकोबार नहीं है, ये बैरन द्वीप है। दोस्तों बैरन द्वीप ना हमारे भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, बैरन द्वीप हमारे भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप है? दोस्तों भारत के जो प्रवाल द्वीप है ना वो लक्षद्वीप हैं। ये प्रवाल से बने हैं, याद रखिए। इनको कोरल आइलैंड भी कहते हैं और लक्षद्वीप का मीनिंग होता है 1 लाख द्वीपों का समूह। 1 लाख द्वीपों का समूह, ठीक है, ध्यान रखना है। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं किस राज्य में हमें लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है, तो लेटेराइट मिट्टी हमें मिलती है केरला में और कर्नाटका में। लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए लेटेराइट मिट्टी को काजू मृदा भी कहा जाता है। लेटेराइट मृदा को काजू मृदा भी कह देते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? तो दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में मिलता है। फूलों की घाटी ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये फूलों की घाटी उत्तराखंड नेशनल पार्क हिमालय जोन में आता है। हिमालय का जो कुमायूं वाला पार्ट है, कुमायूं वाला पार्ट है यानी उत्तराखंड का जो हिमालयी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? दोस्तों तेंदुपत्ता जो होता है वो यूज में आता है, किस लिए तेंदुपत्ता यूज में आता है हमारा? विशेष अगर हम बात करें कि तेंदुपत्ता किस यूज में आता है, बीड़ी बनाने में। और तेंदुपत्ते का बड़ा उत्पादक जो देश है ना दोस्तों वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आगे निकल गया, राजस्थान में विंध्याचल पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में विंध्याचल पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है चंदवाड़ी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत जो है अपने राजस्थान में किस जोन में है अगर कोई पूछ ले, तो विंध्याचल पर्वतमाला हाड़ौती जोन में है ना। हाड़ौती जो जोन है हमारा, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वहां पे है। और चंदवाड़ी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। राजस्थान में किस नदी पर भारत का प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी जो है, इस चंबल नदी पर राजस्थान का नहीं भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार हेरिटेज रिवर फ्रंट है। यहाँ पे चंबल माता की मूर्ति भी लगाई गई है, जो भारत में सबसे ऊंची चंबल माता की मूर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान में मानसून पूर्व से जो बारिश होती है उसको कहा जाता है दोंगड़ा। तो मानसून पूर्व जो बारिश है वो दोंगड़ा कहलाती है। स्वाठन जो होती है ये मानसून के समय जो बारिश लेकर आती है हवाएं, उसको कहा जाता है। और बूढ़ जो होती हैं ये आग्नेय कोण से यानी दक्षिण पूरब से आती हैं, और मावट जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रोहिणी और वरुणा किसकी किस्म है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहिणी और वरुणा ये सरसों की किस्म है। नेक्स्ट पे
निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने के लिए वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं? दोस्तों, बीकानेर नागौर बेसिन अपने राजस्थान में 14 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या है, खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। इनमें से बीकानेर नागौर बेसिन को अगर हम देखें तो इसमें आता है बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये है हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। और ये जो दक्षिणी आल्प्स है ये न्यूजीलैंड में ही स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देश के औसत जनसंख्या घनत्व के बराबर है नहीं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देश के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है। राजस्थान का जन घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से, हाँ ये सही है। हमारा जो जन घनत्व है वो क्या है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन भ्रंशोत्थत पर्वत है? वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा। दोस्तों, भ्रंशोत्थत पर्वत ये तीनों ही हैं हमारे, भ्रंशोत्थत पर्वत तीनों हैं इनमें से सभी। अब भ्रंशोत्थत पर्वत होते क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। भ्रंशोत्थत पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? जब क्या होता है, जब स्थल खंड पे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो बीच में क्या आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है। बीच में क्रैकिंग आ जाती है और क्रैकिंग आने के बाद ये टूट कर अलग अलग हो जाते हैं, है ना। और जब टूट कर इस तरह से हो जाएं, ये हमारी 6th क्लास की बुक में दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस तरह से जब टूटकर अलग अलग हो जाएं तो बीच वाला पोर्शन नीचे धंस जाता है और ये ऊंचे उठे वाले जो पोर्शन है इनको हम भ्रंशोत्थत पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्थत के साथ साथ इन्हें ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। और ये जो बीच में गड्ढा रह जाता है ये एक घाटी है और इस घाटी को ग्राबेन कहा जाता है। ग्राबेन, इस घाटी को कहा जाता है ग्राबेन। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे एसएसटी के L1 L2 के क्वेश्चंस। अभी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं तो वो आपको लाइव सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, अगला जो सॉल्यूशन है इसमें हम लेवल फर्स्ट में आज अपनी जो कला और संस्कृति के क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे 141 नंबर पे जो अपना क्वेश्चन है, एक 141 पे अपना जो क्वेश्चन है ये मेलों से संबंधित है। जैसे एक तरफ लिखा हुआ है कल्याण जी यानी डिग्गी कल्याण जी, कपिल मुनि का मेला, श्री महावीर जी का मेला, करणी माता का मेला। तो डिग्गी कल्याण जी हैं वो टोंक में है, जैसे 2 नंबर पे डिग्गी है। कपिल मुनि हैं, इनका मेला लगता है कोलायत में, कोलायत 1 नंबर पे है। श्री महावीर जी, इनका मेला लगता है करौली में यानी 4 नंबर पर। और करणी माता का जो मेला है वो लगता है देशनोक में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2, 1, 4 और 3। इसमें 2, 1, 4, 3 यानी 2 नंबर जो है वो इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बाद में सुमेलित कीजिए। आभूषण का क्वेश्चन है, छैलकड़ी, नरमुख, टीकड़ा और बारी। इसमें छैलकड़ी का है वो 1 नंबर, फिर है नरमुख, ये है 2 नंबर यानी हाथ में। उसके बाद में है टीकड़ा, टीकड़ा धारण किया जाता है सिर में यानी 4। और उसके बाद में है बारी, इसका जवाब होगा 3। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 4 और 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ उनका स्थान है। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो स्थित है उदयपुर के कैलाशपुरी में यानी 3 नंबर में। किराडू, किराडू के मंदिर बाड़मेर में है,
बाड़मेर के जिस गांव में है उनका नाम है हाथमा गांव में। जगत शिरोमणि मंदिर, ये जो मंदिर है वो आमेर में है यानी 4 नंबर पर। और उसके बाद में सास बहू का जो मंदिर है ये उदयपुर में है यानी नागदा में है। तो 3 1 4 2 इसका सही जवाब होगा 3 1 4 2 यानी ऑप्शन नंबर 2। एकलिंग जी का मंदिर, ये जो मेवाड़ के शासक थे वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। किराडू, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। वे मंदिर जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है वो मंदिर है किराडू के मंदिर, जो बाड़मेर के हाथमा गांव में स्थित हैं। और एक है राजस्थान का मिनी खजुराहो। ये कहा जाता है भंडदेवरा, और भंडदेवरा जो मंदिर हैं वो 12 में स्थित हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे हाड़ा चौहानों के कारण हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। इस वजह से इसे राजस्थान के खजुराहो के साथ, मिनी खजुराहो के साथ ही हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो कहा जाता है भंडदेवरा मंदिर, वो है 12 में स्थित है। फिर सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता हैं, दूसरी तरफ इनकी जो मेले हैं वो हैं। जैसे गोगा जी का जो मेला है वो आपको पता है कि गोगा नवमी को लगता है, और गोगा नवमी जिस महीने में आती है वो भाद्रपद है, और नवमी है तो वो आएगी नवमी को। तो ये मेला है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। उसके बाद में रामदेव जी का मेला भी भाद्रपद मास में लगता है, लेकिन ये लगता है शुक्ल पक्ष में, और जिस तिथि से है वो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था रामदेव जी का, और एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। तो इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। उसके बाद में तेजा जी यानी तेजा दशमी को, और तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। फिर है पाबू जी, एक ही बच गई, चैत्र अमावस्या। तो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अपना, रांगड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोली हैं? तो रांगड़ी और निमाड़ी वो हैं, वागड़ी की तो नहीं है, वागड़ी का क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। मेवाती का क्षेत्र है मेवात यानी अलवर के आसपास ये बोली जाती है। मालवी, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है इसे मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की भाषा मालवी कहलाती है। मालवी की जो उपबोलियां हैं वो रांगड़ी और निमाड़ी हैं। तो इसका जवाब होगा 2 नंबर। अब इसी में, ये लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन थे, इसी में अब लेवल 2 और सब्जेक्ट है एसएसटी, उसमें भी कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन भी हम करते हैं। तो देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। भालाधारी अपना क्वेश्चन है एसएसटी में लेवल 2 में, और क्वेश्चन नंबर है 116। हम बात करें कि भालाधारी योद्धा और सर्प के प्रतीक के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है? तो वो हैं गोगा जी। यदि ये पूछा जाए कि भालाधारी अश्वारोही किसका प्रतीक है तो वो पाबूजी है। यदि ये पूछा जाए कि तलवारधारी अश्वारोही जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है तो वो तेजाजी का प्रतीक है, और भालाधारी अश्वारोही या फिर सर्प जिसका प्रतीक है तो वो हैं गोगा जी। अगला क्वेश्चन है अटपटी शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, अमर शाही आदि क्या हैं? तो ये राजस्थानी वेशभूषा में जो पगड़ी होती है पुरुषों की उसके प्रकार हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासी मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है इसमें लगने वाला मेला, और ये इसका सही जवाब होगा
बेणेश्वर महादेव मेला, जो माघ पूर्णिमा को लगता है, सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर लगता है। और इस मेले को वागड़ या फिर आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो मंदिर है वो बेणेश्वर महादेव मंदिर नवाटापुरा गांव में एकमात्र मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चारबैत का संबंध किस क्षेत्र से है? चारबैत एक गायन शैली है और ये जो गायन शैली है इसका संबंध है टोंक से। इसका आरंभ किया था करीम खान ने, शासक थे उस समय फैजुल्ला खां। अगला आभूषण का क्वेश्चन है कि गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गोखरू, ये जो आभूषण है ये धारण होता है हाथ में। मैं गड्ढा तो आपने गोखरू पगाम है, लेकिन इसका जवाब होगा हाथ में ये धारण होता है। अगला क्वेश्चन अब आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन एजुहब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जो रिसेंटली हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है रीट को लेकर के, इसके पेपर सॉल्यूशन पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें। तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करें, प्रश्नों पर हम लोग बात करें। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक यहाँ पर पूछा गया है। व्यक्तिगत कारक का मतलब जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर डिपेंड करेगा, जो सामूहिक नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत कारक। तो देखते हैं, देखो संचार के जो साधन हैं वो व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकता। समवयस्क जो समूह है वो भी व्यक्तिगत कारक नहीं है। अध्यापक जो है वो भी व्यक्तिगत कारक नहीं है। अध्यापक सबको समान रूप से पढ़ाता है। समवयस्क समूह सबके लिए समान होता है। संचार के जो साधन है वो सबके लिए समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर आया परिपक्वता एवं आयु, ये व्यक्तिगत कारक होता है अधिगम को प्रभावित वाला। यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी उतनी ज़्यादा परिपक्वता होगी और उसको उतना ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो उसका जवाब है परिपक्वता एवं आयु। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करें कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन कौन सा है। तो देखिए इधर आया कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाए। वंशानुक्रम संभावित क्षमता की सीमा के कारण बालक निश्चित सीमा से आगे तक हो सकते। देखो वंशाक्रम जो है उससे ज़्यादा विकास होना संभव नहीं होता है। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तभी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते। ये भी सही नहीं है, ठीक है, और ये भी सही नहीं है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय बिताए विकसित समय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। ये भी सही नहीं है। लेकिन सही जो कथन है वो ये है, यदि मानव का विकास केवल परिपक्वता से होता तो निम्न तक सीमित रह जाते। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, क्योंकि परिपक्वता जो है वो एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, लिमिटेड टाइम रुक जाती है। तो अगर परिपक्वता तक ही मानव का विकास होता तो वो निम्नतम स्तर का होता, क्योंकि विकास उससे आगे भी जारी रहता है, तभी हम विकास को अधिकतम प्राप्त कर पाते। तो इसके लिए सही जो जवाब होगा वो ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो बालक के विकास और अधिगम पर सबसे ज्यादा है। तो देखिए पहला जो है इसमें परिवार, समवयस्क और टेलीविजन। टेलीविजन का कोई इतना प्रभाव नहीं होता। परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। अध्यापक इसमें होता है, लेकिन पूछा गया सबसे अधिक यहाँ पर योगदान की बात। फिर परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यहाँ पर सही नहीं। परिवार, खेल एवं पर्यटन, तो परिवार, खेल एवं पर्यटन जो पर नहीं होगा। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो परिवार का, समवयस्क समूह का और अध्यापक का। तो यही इसका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी बालक का विकास और अधिगम सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं, परिवार, समवयस्क समूह जिसके साथ वो
होता है, बड़ा होता है, और अध्यापक जो उसे ज्ञान या शिक्षा करता है। तो ये इसका सही होगा। फिर है कि अधिगम के अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत हम बात करें तो जानते हैं कि अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत दिया गया वो कोहलर के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत देते, पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत देते हैं, और स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत देते हैं। तो सही जवाब होगा कोहलर। फिर है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा, देखिए अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर प्रत्यों से होती है। तो आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है वो है आपका जीन पियाजे का, और हम जानते हैं कि जो जीन पियाजे है उनकी 4 अवस्थाएं जो है उसमें तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें मूर्त जो प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग होता है, और मूर्त संप्रत्यात्मक जो अवस्था है उसकी अवधि होती है 7 से लेकर वर्ष तक। तो ये इसका जवाब यहाँ पर सही हुआ। अब चलते हैं आगे हम लोग। तो विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा? तो देखिए प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें खुशी अधिक होती है, और जो किशोरावस्था जो है वो तनाव तूफानों की अवस्था है तो उसमें दुख अधिक होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा? प्रथम जो काल है उसमें खुशी अधिक होगी, और जो किशोरावस्था है उसमें दुख की अनुभूति होगी। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। तो लिखा है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का, और वह संधि काल का मतलब किशोरावस्था से होता है जो सबसे दुखी काल होता है। तो यही यहाँ पे इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यानी से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का मतलब हुआ दोस्तों कि 3 जो विशेषताएं हैं वो तो होंगी, और एक जो विशेषता है वो यहाँ पर नहीं होंगी। देखिए ऑप्शंस पे बात करें हम। पहला लिखा है कि शारीरिक विकास की तीव्रता, तो ये शैशवावस्था की विशेषता होती है। यहाँ शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। दूसरों पर निर्भरता या आश्रितता, ये भी शैशवावस्था की विशेषता है। फिर यहाँ पर नैतिकता का होना, तो यहाँ पर नैतिकता नहीं होती है बल्कि नैतिकता का यहाँ है अभाव होता है। तो यही यहाँ पर जो है वो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है कि बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो ये अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी शब्दावली से ये प्रश्न लिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई बालक अपने और दूसरों के विचारों में अंतर नहीं कर पाता है, अपने ही विचार को सही मानता है और सोचता है कि सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रितता इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है आत्म केंद्रित या फिर ईगोसेंट्रिज्म, तो ये इसका सही जवाब होगा। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी में से कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही नहीं है। तो देखिए पहला दे रखा है कि विकास अंत्य क्रिया का फल है, बिल्कुल ये सही है इसके बारे में, क्योंकि विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्य क्रिया का परिणाम होता है। फिर लिखा है कि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह भी सही होता है। फिर आके विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, समान नहीं होता है। फिर आए कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यस, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है विकास की प्रक्रिया, यानी विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। अगले प्रश्न पे बढ़े तो देखते हैं कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है, यानी वातावरण जो होता है वो किस प्रकार से जो विकास है उसको प्रतिबिंबित करता है, ये हम लोग यहाँ पर देखें। तो देखो स्वभावगत जो प्रवृत्तियां होती हैं ये वंशानुक्रम से तय होती है। प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके जो होते हैं ये भी जन्मजात होते हैं।
आदत जो है वो अर्जित होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे सही अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व की प्रकृति जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रतिबिंबित होती है किससे? वातावरण से। तो ये इसका सही जवाब है। अब देखिए आगे हम बात करें तो आता है कि प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, यानी बालकों की बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? तो देखो बालकों की बुद्धि का मापन करने के लिए जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं उनको काम में लिया, यानी अवाचिक या अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है उनको काम में लिया जाता है। और वो भी सामूहिक जो परीक्षण होते हैं उनको काम में लिया जाता है। तो देखें तो यहाँ पे सीधा लिखा पड़ा है हमारे सामने कि अवाचिक और समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। फिर आए कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, यानी बुद्धि का तत्व या घटक नहीं। तो देखो तार्किक चिंतन बुद्धि का घटक है, स्मृति जो है वो भी बुद्धि का घटक है, अनुभव से जो सीखना है वो भी बुद्धि का घटक है, क्योंकि बुद्धि होगी तभी हम अनुभव से सीखेंगे, अगर बुद्धि नहीं है तो अनुभव से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखें ये व्यावसायिक रुचियां, तो ये व्यावसायिक रुचियां बुद्धि का घटक नहीं, बल्कि ये होता है अभिक्षमता या अभियोग्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड। तो ये अभिक्षमता है, तो यही बुद्धि का घटक नहीं है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है, यानी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि बुद्धि परीक्षणों का दुरुपयोग होता है, बुद्धि परीक्षणों का मिस यूज किया जाता है। तो देखिए पहला लिखा है कि उन्नति के लिए मापन में सहायक, ये मिस यूज नहीं, इसका प्रयोग है। बुद्धि लब्धि का लेबल लगा बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिप, यस, ये बुद्धि प्रश्नों का क्या है? दुरुपयोग है। यानी टीचर क्या करते हैं, किसी बच्चे का आईक्यू टेस्ट करते हैं और आईक्यू टेस्ट में अगर आईक्यू कम आता है तो वो इसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि इसकी बुद्धि कम है, इसको नहीं पढ़ाया जा सकता है, जबकि वो अगर चाहे तो अपनी कुशलता से बालक को सिखा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका दुरुपयोग है। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पत्ति परीक्षण बोल दीजिए या क्रियात्मक परीक्षण बोल दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रियात्मक जो परीक्षण होते हैं उनमें काम करवाया जाता है और काम करवा के फिर बुद्धि का पता लगाया जाता है। अब इसमें हम बात करें तो देखें कि ड्रोएमन परीक्षण जो है वो अशाब्दिक परीक्षण है, आर्मी अल्फा जो परीक्षण है वो शाब्दिक परीक्षण है, लेकिन जो भाटिया बैटरी जो परीक्षण है ये निष्पादन परीक्षण है। तो जैसा हम जानते हैं कि भाटिया बैटरी परीक्षण का निर्माण किया था सीएम भाटिया ने, चंद्रमोहन भाटिया ने। जो क्रियात्मक परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण? 5 उप परीक्षण इस होते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया कौन सा निष्पत्ति परीक्षण या क्रियात्मक परीक्षण है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण है। फिर आता है कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से, देखिए ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी वजह से सही तरीके से डिसीजन लेना संभव नहीं होता या सही निर्णय नहीं ले पाते। तो देखिए इसमें तनाव जो है उसका डिसीजन से कोई मतलब नहीं है, कुंठा का भी कोई मतलब नहीं होता, चिंता का भी निर्णय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो द्वंद्व होता है उसका निर्णय से मतलब होता है, क्योंकि द्वंद्व का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं और उनमें से किसी एक का चयन करना होता है और माइंड हमारा पजल्ड होता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते और वही होता है द्वंद्व। यानी किम करते हुए विमूढ़, वो स्थिति जहां होती है वहां पर होता है द्वंद्व। जब 2 में से एक को चुनना हो तब होता है द्वंद्व। तो यहाँ पर पूछा कि निर्णय लेने से संबंधित है, तो निर्णय लेने से संबंधित होता है। फिर आए निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण? देखिए ध्यान दीजिएगा, कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, यानी कौन सा वो चीज है जो व्यवहार के रूप में प्रकट होगी, व्यवहार के रूप में दिखाई देगी। तो हम बात करें यहाँ पर तो देखो चिंता, उदासीनता, असुरक्षा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आक्रामकता। तो जब कोई व्यक्ति कुसमायोजित होता है, मेल एडजस्टेड होता है, तो वो हो जाता है आक्रामक, एग्रेसिव बिहेवियर करता है, आक्रामक व्यवहार करता है, तोड़फोड़ करता है। तो इसका कारण होता है कि वो कहीं ना कहीं मेल एडजस्टेड होता है।
अब देखिए अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है। हम लोग जानते हैं कि अभिप्रेरणा जो चक्र होता है उसमें होता है m इक्वल्स टू n प्लस डी प्लस। तो पहला जो है यहाँ पर घटक उसकी हम बात करें, पहला घटक पर होता है आवश्यकता यानी कि, दूसरा जो है वो है चालक या, और तीसरा जो है वो है इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया पहला घटक, और पहले घटक की बात करें तो फिर आता है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए पुरस्कार जो होता है वो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। फिर आया कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। देखो ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों, एक कथन है, और ये जो कथन कहा गया वो नव मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक है अल्फ्रेड एडलर जो है उनके द्वारा ये यहाँ पर कहा गया। ये सीधी सी बात है, ये उनके विचार है, उनका स्टेटमेंट है जो इन्होंने कहा था यहाँ पे। और देखिए आगे बात करें तो फिर आता है कि बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। यानी कौन से बच्चे हैं जो अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण कर पाते हैं। तो अमूर्त प्रत्ययों का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, और अमूर्त प्रत्ययों की समझ या अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करना प्रतिभाशाली बालक का लक्षण है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जवाब प्रतिभाशाली। ये थे हमारे एजुकेशन साइंस इन पर। ओके, थैंक यू। हाँ, आवाज तो आ रही है ना? चेक कर ले आराम से। नमस्कार विद्यार्थियों। नमस्कार। रीट के सभी अभ्यर्थियों का पुनः स्वागत आपके अपने प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो कल टेस्ट लगा था संस्कृत को लेकर के, उसके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का समाधान अपन देखते हैं। देखिएगा 61 से 90 30 क्वेश्चन हैं इसमें। यहाँ एक पैराग्राफ दिया होता है, ये एज इट इज़ आपके जिस प्रकार से एग्जाम में होता है उसी प्रकार से एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, और पैराग्राफ से कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि आपका एक तो विधि होती है दंडान्वय, एक विधि होती है खंडान्वय, ठीक है ना। दंडान्वय विधि जो है उसमें व्याकरणात्मक प्रश्न पूछा जाता है, खंडान्वय विधि जो है उसमें विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन दोनों में से अगर श्रेष्ठ विधि की बात की जाए तो खंडान्वय विधि होती है। यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरणात्मक विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात दंडान्वय विधि के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीधे प्रश्नों में बात करें, सारा आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ आपको ये पता लग जाएगा वाक्य के माध्यम से कि यहाँ कौन सी विभक्ति है, वाक्य को पढ़ोगे तो कौन सा प्रत्यय है, क्या भाव है, क्या अर्थ है, तो सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ जाती हैं। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ प्रश्नों में। पहला प्रश्न है अकरोत् इत्यस्य लट लकारे परिवर्तनम कुरु। ध्यान रखें अगर धातु से पहले ए लगा हुआ है तो वह लंग लकार का है। लंग लकार मतलब भूतकाल का है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसको अपन चेंज करते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पुरुष का कौन सा वचन है।
एकरोत के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, अगर हलंत नहीं लगा हुआ होता तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन होता। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन को ही बदलना है किसमें, लट लकार में। तो लट लकार में जो आता है वो क्या आता है, आपका करोति आता है। ग्रहितम पद में मूल धातु क्या है, तो मूल धातु जो है इसमें ग्रह धातु है, गृह नहीं, गृह का मतलब घर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, विवसा इत्यस्य नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग विवशाम हो जाएगा, ठीक है ना, विवशा, इसका जो आ जाएगा विवशाम हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका रह जाएगा। उच्चई है, उच्चई का विलोम हमेशा क्या होता है, नीचे ही होता है। अधय मानी नीच होता है, नीचे भी होता है, ऊपरी मानी ऊपर होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। नपुंसकलिंग पूछा है, ध्यान से समझना इसको, विवशा, तो इसका विवशाम हो जाएगा। नेक्स्ट, शंकर से जन्मन है प्रागेव पिता दिवंगत है, शंकर के जन्म से पहले ही पिता जो है वो दिवंगत हो गए। इत्यत्र एक वचनांत पदम किम, मतलब यहाँ पे पूछा है कि एक वचन के पद कौन कौन से हैं, तो शंकर से षष्ठी का एक वचन है, जन्मनय भी एक वचन है, प्राक इव ये तो अव्यय के साथ जुड़े हुए हैं, पिता जो है वो भी एक वचन है, तो अपन इसमें बात कर सकते हैं शंकरस्य है, पिता है, जन्मनय है, ये सब के सब जो है वो एक वचन के शब्द हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। इसके बाद बात कर रेखांकित पदम आधारित है, यहाँ पे रेखांकित बताया गया था, अमृतम के नीचे प्रश्न निर्माण करना था। विद्या से अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, तो हिंदी में अगर बात कर रहे हैं कि विद्या से अमृत प्राप्त होता है, तो हिंदी में ही इसका प्रश्न बनाएं कि विद्या से क्या प्राप्त होता है। अब क्या को अपन क्या कहेंगे, किम, तो यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा वो किम अश्नुते। अधोलिखित वाक्य से परिवर्तनम कुरुत, वाक्य परिवर्तन करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वाक्य है कौन सा, कर्तरी है, कर्म है या भाव है। हमने ये बात की कि अगर क्रिया के साथ यते यते जुड़ा हुआ, इसका मतलब कर्तरी तो नहीं है। अब कर्तरी नहीं है तो कर्म है या भाव है, अब देखना पड़ेगा कि वाक्य में कर्म है कि नहीं है। अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो भाव है, और कर्म है तो कर्मणी है। तो ग्राम है गम्यते, गांव को जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कर्म है तो अपन क्या करेंगे, ये जो बालकेन जो कर्ता में तृतीया लगी वो प्रथमा में आ जाएगा। प्रथमा को क्या कहते हैं, बालकय कहते हैं, यहाँ बालकय है, यहाँ बालकय है, इन दोनों में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, बात इन दोनों की चलेगी। अब बात करें, ये जो कर्म है, कर्म में प्रथमा लगी है, जब कर्तृवाचक बदलते हैं तो कर्म में कर्ता में तो प्रथमा आ जाती है और कर्म में जो है वो द्वितीय चली जाती है। तो ग्राम है, ये तो प्रथमा ऑलरेडी है, यहाँ ग्रामम है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गम्यते का क्या हो जाएगा, गच्छति, तो इसका आंसर जो रहेगा वो 2 नंबर। तुम्हारे एवं मेरे बीच में हरि है, हमने एक कारकों में पढ़ा था अंतरा अंतरेण, है ना तो इसमें त्वाम माम अंतरा, अंतरा का मतलब होता है के बीच, तेरे और मेरे बीच में त्वाम माम अंतरा हरि है। जहां भी मिलेगा वहां अपन देख सकते हैं त्वाम माम च अंतरा हरि है अस्ति, त्वाम माम च अंतरा हरि है अस्ति। यहाँ त्वा है, होना क्या चाहिए था त्वाम, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ त्वम है, होना क्या चाहिए था त्वाम, इसका मतलब ये गलत है। त्वाम मम, यहाँ माम होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत है। त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ विसर्ग भी होगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, त्वाम माम च अंतरा हरि, ओके। या फिर सही कैसे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। जलात अंतरेण जीवनम न अस्ति वाक्यम इदम संशोधित। देखिएगा, पहले हमने पढ़ा अंतरा के बारे में, अंतरा का मतलब होता है के बीच में, और यहाँ शब्द है अंतरेण, अंतरेण का मतलब होता है के बिना, और जिसके बिना की बात आएगी, जिसके बिना की बात आएगी उसके योग में हमेशा कौन सी आती है, द्वितीया आती है। यहाँ आप देखोगे जलेन में तृतीया है तो गलत हो जाएगा, षष्ठी है, षष्ठी गलत हो जाएगा, चतुर्थी है, चतुर्थी गलत हो जाएगा। बाकी सारा वाक्य क्या है, समान है, अंतरेण जीवनम नास्ति, अंतरेण जीवनम नास्ति। यहाँ विभक्तियों में गड़बड़ की गई तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा आपका जलम रहेगा, ठीक है। अंतरेण के योग में कौन सी आती है, द्वितीय। यहाँ सुक्ति है, सुक्ति को पूर्ति करनी थी, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम होता है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, सुक्ति का तो सीधा प्रश्न आता है, आपको रटी हुई होनी चाहिए। भाषा या तृतीय कौशलम, भाषा का तृतीय कौशल, हमने स्र व प ली की बात की थी, स्र व प ली, इसका मतलब पठनम जो है इसका क्या होगा, तृतीय ऑप्शन होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तकानि कीदृशम अधिगम साधनम अस्ति, पाठ्य पुस्तक कैसा साधन है, दृश्य साधन है। पाठ्य पुस्तक कैसा साधन है, तो पाठ्य पुस्तक तो दृश्य साधन है, आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षण रुचि सिद्धांत है, कीदृश सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत क्या है, रुचि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, केवल कौन सा है,
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। संस्कृत भाषा शिक्षण है, रुचि सिद्धांत की दृष्टि अस्ति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत। बच्चे जैसे पढ़ने में रुचि लेता है उसको वैसे ही पढ़ाना चाहिए। श्रेष्ठ मूल्यांकन से विशेषता अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता क्या है? श्रेष्ठ मूल्यांकन जो है वो क्या होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किम? उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति। ठीक है, बिल्कुल होता है, छात्रों की समस्याएं दूर होती हैं। शिक्षणम इदम समागत भय दोषभ्य छात्र त्रायते त्रायते माने दोषों से रक्षा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। छात्र शिक्षकयो है नूतन स्फूर्ति जायते, छात्र और शिक्षक के बीच में जो है वो नूतन नई शक्ति का संचार होता है, बिल्कुल होता है। उपचारात्मक शिक्षण तीनों कार्य करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 रहेगा। बच्चों की समस्याओं को दूर किया जाता है ना, और शिक्षण में आने वाली समस्त दोषों का निवारण होता है। छात्र और शिक्षक के बीच में नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिल्कुल ये तीनों आ जाएंगे। प्रश्न पत्ते वस्तुनिष्ठ प्रश्न कतीदा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ये बात अपन कर चुके हैं। 2 प्रकार के इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट, आदर्श वाचन से उद्देश्य। आदर्श वाचन का उद्देश्य क्या है? छात्राणाम संकोच भावना या निवारणम, बिल्कुल संकोच का निवारण, बिल्कुल बिल्कुल होता है। छात्राणाम समग्र एक मानदंड स्थापना, बिल्कुल सभी छात्रों में एक मानदंड की क्या होती है? स्थापना होती है। किससे? आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और शिक्षक जो आदर्श वाचन करता है तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। व्याकरण अनुवाद विधि दोष अस्ति। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? अयम मनोवैज्ञानिक विधि अस्ति, अयम रुचिकर विधि नास्ति, यह रुचिकर विधि नहीं है। अस्मिन विधौ छात्रेषु मौलिकता है विकास न भवति, मौलिकता का विकास नहीं होता है। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो भंडारकर विधि है, और भंडारकर विधि जो आती है वो प्राचीन विधियों में आती है। भंडारकर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इन्होंने जो है वो बात जो कही वो प्राचीन विधियों में आती है, तो प्राचीन विधियां तो मनोविज्ञान को स्वीकार करती नहीं है, तो बिल्कुल अमनोवैज्ञानिक है। रुचिकर विधि नहीं है, बिल्कुल रुचिकर विधि नहीं है, ठीक है ना। और अस्मिन विधो छात्रेषु मौलिकता है विकास है न भवति, छात्रों में मौलिकता का विकास नहीं होता, बिल्कुल तीनों बातें ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो 4 नंबर रहेगा। 79, मूल्यांकन विधो कति चरण। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा एक डाउटफुल बात है, क्या है? मूल्यांकन जो है मूल्यांकन के अगर चरण पूछे, बिल्कुल ठीक बात है, मूल्यांकन के चरण कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप इसमें पंच करते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि इसमें चरण नहीं है, लेकिन यहां पे बात जो की मेरे द्वारा जो आंसर दिया गया वो क्या दिया गया था? त्रिणी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्यांकन जो है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का होता है, तो यहां चरणानी शब्द आता है तो आंसर क्या होना चाहिए? अपना पंच होना चाहिए। तो ये बात मैं आपको बता दूं, आपको लिखवाया भी कितना गया है, पंच लिखाया गया, इसका आंसर भी पंच होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए और पंच ऑप्शन में नहीं हो तो अपन किसकी बात करेंगे? त्रिणी की बात करेंगे। मूल्यांकन जो है वो 3 पक्षों में होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो आगे देखिएगा, सुलेख से विधि सुश्रेष्ठ विधि अस्ति। सुलेखन विधि का सबसे श्रेष्ठ विधि होती है श्रुतलेख, सुनकर के लिखना। सुनकर के लिखने से बच्चों में वर्तनी दोष जो है वो दूर हो जाता है, इसलिए श्रुतलेख जो है उसमें श्रेष्ठ विधि कही जाती है। नेक्स्ट, परिष्कारात्मक शिक्षण। यहां भी एक बात आती है, परिष्कारात्मक। इस प्रश्न को देने के पीछे उद्देश्य क्या था? हमने एक व्याख्या विधि पढ़ी थी, व्याख्या विधि, और व्याख्या विधि का दूसरा काम क्या है? परिष्करण करना। यहां गुरुजी जो है मौखिक कार्य करते हैं, और मौखिक कार्य करके बच्चों को नवीन ज्ञान से संबोधित करते हैं, और बच्चों के जो है वो उसका जो दोष आए उन दोषों का निवारण किया जाता है। इस प्रश्न का उद्देश्य ये था कि परिष्कारात्मक शिक्षण बरते। परिष्कारात्मक शिक्षण कैसा है? तो परिष्कारात्मक शिक्षण व्याख्या विधि में होता है, व्याख्या विधि शिक्षक करता है, शिक्षक जो है बच्चों की समस्याओं का निराकरण करता है। तो यहाँ जो ये निराकरण होता है, परिष्करण होता है, वो किससे होता है? मौखिक में होता है, क्योंकि व्याख्या हमेशा क्या होती है? मौखिक होती है। तो यहाँ पे आंसर अपना जो है वो मौखिक रहता है, लेकिन साथ ही परिष्कारात्मक शिक्षण बरतते उपचारात्मक, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। जब तक क्या है, व्याख्या विधि से क्या हो रहा है? परिष्करणित हो रहा है, और व्याख्या विधि किससे होगी? मौखिक से होगी। तो यहां जो बात आती है, हमने ये बात भी लिख रखी है, और ये मैं आपको समझा रहा हूं दोनों। अगर ये नहीं आता है तो ये आपको करना है, ओके। अब यहां पे अगर ये है और इस प्रकार का प्रश्न अगर परीक्षा में आता है, तो 2 पक्षों की बात कर रहा हूं। एक पक्ष की बात ये कर रहा हूं कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। दूसरी बात कर रहा हूं, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो पहले ये करना है, अगर ये नहीं आए तो अपने को किसमें जाना है? इसमें जाना है, क्योंकि मौखिक परीक्षण जो है वो भी किसमें होता है? व्याख्या में ही होता है। ये मेरा उद्देश्य था, ये आप तक संदेश पहुंच गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।
भाषा कौशलेषु सरलतम कौशल वर्तते। भाषा कौशल में सबसे सरल कौशल होता है श्रवण कौशल। प्रारंभिक कौशल जो है सबसे सरल कौशल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। लेखन कौशल से पुरातन विधि मॉन्टेसरी विधि है। पुरातन विधि, पुरानी विधि मॉन्टेसरी विधि। अन्वेषण प्रधान प्रश्न क्या होते हैं? जटिल होते हैं, जिसको बच्चा ढूंढता रहता है, तो मिलता नहीं है। अन्वेषण का मतलब ही ढूंढना होता है। इसमें ज्ञानस्य दृढ़ीकरण इसका उद्देश्य होता है, तो जटिल होता है। नेक्स्ट, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण से महत्वपूर्ण विधि। उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? देखिएगा, यहाँ पे अपन बात करें, कक्षा में जब अध्यापक जाता है तो उसके उद्देश्य की पूर्ति किसके द्वारा होगी? पाठ्य पुस्तक के द्वारा होगी। हमने पढ़ा है कि कक्षा में शिक्षण का आधार कौन होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। तो उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। कुछ बच्चे कह रहे हैं मूल्यांकन विधि। यह है उद्देश्यनिष्ठ, उद्देश्य तक पहुंचने की। उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इसका जांच पड़ताल करना कौन सी होती है? मूल्यांकन विधि। लेकिन उद्देश्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि, उद्देश्य शिक्षण की पूर्ति किससे होगी? तो किससे होगी? पाठ्य पुस्तक के द्वारा होगी। आप बाहरी ज्ञान तो नहीं दे सकते ना, आप तो सिर्फ किताबी ज्ञान दोगे, तो इसमें यह आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, यहां एक श्लोक दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, तो एक अपठित गद्यांश आता है और एक अपठित पद्यांश आता है। वही व्याकरणात्मक प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं और वही व्याकरणात्मक या दंडान्वय प्रश्न जो है वो पद्य में से पूछे जाते हैं। तो पद्य को आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें प्रश्न पूछा है कि विद्या मानव से सदा सहायताम करोति इत्यत्र अव्यपदम किम। यहाँ अव्यपद क्या है? मैंने आपको कहा अव्यय वो होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विद्या शब्द है, देखते हैं, मानव से विभक्ति लगी हुई है, विद्या शब्द के भी रूप चल सकते हैं। इसमें सदा की बात अपन करेंगे। सहायताम, ये भी इसमें विभक्ति लगी है। करोति, इसमें भी प्रत्यय लगे हुए हैं, है ना। किम के भी रूप चलते हैं, ठीक है ना। तो किम तो खैर इसके वाक्य में नहीं है, तो इसमें अपन जो बात करेंगे वो कौन सा आएगा? सदा। विद्या के रूप चलते हैं, सदा एक अव्यय शब्द है। मानवश्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सहायताम, इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो जिनकी विभक्तियां लगी होती हैं, प्रत्यय लगे हुए होते हैं, उनके रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए अव्यय नहीं होता। हाँ, प्रत्ययों में अगर बात करें तो कत्वा, लेप और तुमुन, इन तीन प्रत्ययों में लगे हुए शब्द नित्य क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और एक ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास का जो शब्द होता है वो भी अव्यय होता है। प्राप्नोति, इस पद में मूल धातु क्या है? तो मूल धातु तो है आप, और प्रय इसमें क्या है? उपसर्ग है। ये शब्द जो है आप धातु से बनता है। विद्या इत्यत्र का विभक्ति तृतीया है, जैसे लतया होता है वैसे विद्या है, तो तृतीया होगा लतया। ज्ञानम, देखिएगा, क्या धातु, क्या धातु में लुट प्रत्यय करने से ज्ञानम बनता है। नपुंसकलिंग शब्द होता है, तो ये लुट प्रत्यय। यू, लुट का यू शेष रहता है और यू का अनम हो जाता है, यू का अनम हो जाता है। नेक्स्ट, को अपि इत्यस्य संधि विच्छेद। तो को अपि, अगर यहाँ पे कह प्लस अपि है तो ये सही रहेगा। को अपि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि कह अपि भी हो और कस प्लस अपि भी हो, प्लस प्लस अपि भी हो, दोनों हो, ये भी हो, ये भी हो, तो ऐसी स्थिति में पहले ये नहीं, पहले ये होगा, क्योंकि स का विसर्ग होता है और संस्कृत मूल को स्वीकार करती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक बार पुनः आपका स्वागत। फिर भी अगर किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट हो, प्लीज आप बोला करो। डाउट नहीं रखनी है, अब डाउट रखेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। और कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, कॉल करके पूछ लिया करो, है ना। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, जैसा रिट के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन आपको मिला है, उसी क्रम में अब जो पेपर लगा था तब अपन सॉल्यूशन आपको विस्तृत सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि जब अपन सारा सॉल्यूशन पढ़ते हैं किसी क्वेश्चन का, तो एक ही क्वेश्चन से अपने कई क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी हॉल में ध्वनि का बार बार सुनाई देना। किसी भी बंद हॉल में ध्वनि का बार बार सुनाई देना, तो एक ही हॉल में ध्वनि का बार बार सुनाई देना कहलाता है ध्वनि का अनुरणन। क्या कहलाता है? ध्वनि का अनुरणन कहलाता है। और ये जो ध्वनि का अनुरणन होता है, ये ध्वनि के प्रावर्तन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है भाई? ध्वनि के प्रावर्तन के कारण से होता है। और ध्वनि का जो ये प्रावर्तन होता है, इसकी वजह से अनुरणन होता है, और इसी अनुरणन की वजह से आवाज बार बार सुनाई देती है, गूंजती है। अनुरणन से बचने के लिए सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं। अनुरणन से बचने के लिए ही सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं। और जो बड़े मीटिंग हॉल होते हैं, सभागार होते हैं, उनकी दीवारों के साथ में मोटे पर्दे लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि। देखो, निर्वात उस माध्यम को कहते हैं जहां कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम। तो निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, क्योंकि ध्वनि के वेग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है वो प्रत्यास्थ तरंग है। और बताओ कमेंट में कि ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य।
प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग निर्वात में ही होता है, कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ध्वनि का वेग 0 होगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ध्वनि का वेग 0 होगा। चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ध्वनि का वेग तो 0 होगा लेकिन प्रकाश का वेग 0 नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं, ध्वनि का वेग 0 होगा, सही बात है। प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, सही है। अगर अपन इसमें इसको किलोमीटर, इस मीटर को किलोमीटर में बदलें तो 1000 का भाग दे देंगे और 1000 का भाग दे देंगे तो 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड सही उत्तर हो जाएगा, या इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। 40 मीटर सेंटर वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या जो है उसके अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होता है, कोई भी जो दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या का हाफ होती है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R बराबर 2F। तो यहां से वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। तो जो वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो F कितनी हो जाएगी? R की हाफ यानी 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का लाल दिखाई देना, रंग बन रहे हैं और रंग बनते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। तो आसमान का लाल दिखाई देना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये प्रकीर्णन है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, वो आता है प्रकाश का अपवर्तन। फ्यूज तार के लिए असत्य कथन है। फ्यूज तार, लाइन के बीच में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज तार डाला जाता है, जो कि बना होता है टिन और लेड से बनी हुई मिश्र धातु का। टिन और लेड से बनी हुई मिश्र धातु का बना होता है। ये परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार जो है वो किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फ्यूज तार का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। तो पहला ही कथन असत्य हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था असत्य कथन बताइए। यह तापन प्रभाव पर, बिल्कुल उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। टिन और शीशा से बना होता है, बिल्कुल इससे बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता उच्च, यहां पे एक चीज याद रखना, प्रतिरोधकता उच्च है, प्रतिरोध नहीं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निम्न होता है, ताकि थोड़ा शॉर्ट सर्किट होने पर जैसे ही ज्यादा धारा बहने लगे तो ये गर्म होकर के पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर सोने का लेपन करना। तो जब भी किसी पदार्थ पे, किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेपन की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, तो वो होता है रासायनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव? रासायनिक प्रभाव। अभिकेंद्रीय बल, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस पर केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल होता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये वृत्तीय गति में होता है, तो विस्थापन 0 होने के कारण इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो अब पहले अपन ये बता दें कि न्यूनतम संभव तापमान कितना है। याद रखना, अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का तापमान 0 केल्विन या अपन कह सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इससे कम पॉसिबल नहीं है। -273 पॉसिबल है क्योंकि 0 केल्विन के इक्वल है। 0 केल्विन ये भी पॉसिबल है। -480 डिग्री, तो आपको पता है केल्विन में 273 से कम संभव नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये जो तापमान है ये संभव नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही उत्तर है। थायरोक्सिन हार्मोन, आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अभी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, जो कहां होती है? गले में। और याद रखना, थायराइड जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ी है। तो यह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाती है? नहीं, कैल्शियम के स्तर को घटाने का काम जो है वो एक तो है विटामिन डी का, एक है पैराथार्मोन का, और एक है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। ये 3 कंपोनेंट है जो रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम ज्यादा करते हैं। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का कोई योगदान नहीं है। तो दूसरा इसका कार्य नहीं है, पहला इसका कार्य है। उपापचयी दर बिल्कुल बीएमआर को बढ़ाती है, और बीएमआर को बढ़ने से हार्ट बीट बढ़ती है, हृदय स्पंदन की दर बढ़ती है। ये बात सही है। रक्त में ग्लूकोज, गलत बात है। ग्लूकोज का जो लेवल होता है इसको मेंटेन करने का काम होता है एक तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का,
ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन जो कि स्रावित होता है हमारे शरीर में, कहाँ? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। दूसरा काम होता है इंसुलिन हार्मोन का, और तीसरा काम होता है तो बीटा सेल्स अल्फा सेल्स होती हैं, उनसे एक हार्मोन स्रावित होता है ग्लूकागोन हार्मोन। इस ग्लूकागोन हार्मोन का, ये 3 हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को, खून में ग्लूकोज के लेवल को कम ज्यादा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। राइट आंसर है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। रक्त प्रवाह, खून के बहने का हृदय के संबंध में असत्य कथन पहचानना। हृदय के दाएं भाग में, तो आपको बताया था ये आपका दिल है, ये हार्ट के 4 चैम्बर, ये आपका राइट वाला पार्ट है, ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है। ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए रक्त प्रवाह हृदय के दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त। तो मैं इस चित्र को थोड़ा सा और आगे बना देता हूं। लंग से खून आता है कहाँ? लंग से, अपने जो लंग्स होते हैं उन लंग्स से खून जो है, प्योर ब्लड जो है, वो कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्टरी में आएगा। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से बॉडी ऑर्गन में जाएगा, और बॉडी ऑर्गन से आएगा कहाँ? राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जाएगा लंग्स में। अब देखिए हृदय के दाएं भाग में, दाएं भाग मतलब राइट पार्ट, राइट पार्ट में कैसा रक्त बह रहा है? राइट पार्ट में बहता है अशुद्ध रक्त। ये जो है वो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें, और ये जो है वो शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है। तो हृदय के दाएं भाग में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है, बिल्कुल सही बात है। हमें तो वो चूज करनी है ना जो गलत है, तो ये बात तो सही है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, ये बात भी सही है। शरीर की समस्त धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि अधिकांश धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुसी धमनी है या जो पल्मोनरी धमनी है, उस पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध बहता है। पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसलिए ये बात जो है वो गलत है, और आपको गलत ही बात चूज करनी थी। तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं, 2 प्रक्रियाएं होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। तो प्रकाश की अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? ग्रेनम में संपन्न होती है। इंसुलिन अगर ज्यादा मात्रा में बने तो खून में ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा, और ग्लूकोज का लेवल घटने के लिए वर्ड बताया था आपको हाइपो। इसमें कितने लोगों ने मधुमेह रोग किया है, ये आपको कमेंट में बताना है। मधुमेह तब करना था जब इंसुलिन कम हो, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। कोशिका का प्रबंधक कहलाता है केंद्रक, सेल मैनेजर कहते हैं केंद्रक को। एवाईवी श्वसन, एवाईवी श्वसन में क्या होता है? देखो सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूटने से पाइरुविक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा भाई? पाइरुविक अम्ल बनेगा, और 4 एटीपी बनती हैं, जिनमें 2 खर्च हो जाती हैं, 2 एटीपी बचती हैं। फिर ये पाइरुविक अम्ल का अगर एवाईवी श्वसन है, तो एवाईवी श्वसन होने पर या तो ये बनेगा एथेनॉल में, किसमें बदलेगा? एथेनॉल में, या फिर ये बनेगा किसमें? ये बदलेगा लैक्टिक अम्ल में। किसमें बदलेगा? लैक्टिक अम्ल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेंगे? जल बनेंगे। तो उत्पाद क्या बन सकते हैं? उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं? तो एवाईवी श्वसन में उत्पाद एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनेगा जल, और एक बनेगा इनमें से एक, या तो एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल। अब अपने पास ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है शराब। शराब एथेनॉल को ही कहते हैं। शराब में कौन सा अल्कोहल होता है? एथेनॉल। तो एथेनॉल की वजह से ही कोई द्रव्य शराब बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड सही है, ऊर्जा सही है। पाइरुविक अम्ल और ऊर्जा ये नहीं, ये केवल यहीं पे पूरा हो जाएगा। इसको ग्लाइकोलाइसिस चक्र का अंतिम उत्पाद पूछता तब अपन ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। सही उत्तर जो होगा वो होगा फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में किस कौन सा एक खाद्य कवक है? ऐसे फंगस जो खाने में काम में आते हैं। तो एग्रिकस जो है वो खाद्य कवक है। किसे भूख व प्यास का केंद्र? आपको पता है भूख और प्यास कहां से महसूस होती है? हाइपोथैलेमस से। तो ये आज के अपने साइंस के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी के लिए एक्सप्लेनेशन उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं अपन अगले पेपर में। और अब आपकी एग्जाम जरा पास में है, तो अधिक से अधिक जो एमसीक्यू हैं उनका सॉल्यूशन करें। उनसे संबंधित जो डाउट्स आए उनके लिए आप नोट्स पढ़ें, और फिर भी अगर डाउट आए तो अपने सब्जेक्टिव टीचर से कोचिंग में पूछें। धन्यवाद।